नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद पांडे आप लोग को पेट में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूं, अधीनस्थ में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूं, पेट के लिए क्यों सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आप पेट के आने वाले क्वेश्चनों को सही कर सके। हम लोग सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे हम बातें कर रहे हैं। ये एग्जाम अधीनस्थ से रिलेटेड सारे एग्जामों में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चनों पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। तब हमारा सामान्य विज्ञान का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए, अंगूर की खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, सेरीकल्चर मतलब क्या है, रेशम कीड़े पालन, ये सब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। थोड़ा सा आपको याद रखना है, जैसे साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, है ना, ऐसे बहुत सारे, एंडोक्राइनोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स, इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपसे पूछता है। तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, विटिकल्चर, पिसिकल्चर, पिसिकल्चर मछली पालन को कहते हैं, सेरीकल्चर क्या कहते हैं, रेशम की कीड़ों को पाले, और हार्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा विटिकल्चर। क्या होगा? विटिकल्चर। इस तरह के क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपका आया हुआ है लोअर एग्जाम 30/9/2019 में, ठीक है। ये आए हुए ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको, विज्ञान से रिलेटेड जिस तरह क्वेश्चन लोअर अधीनस्थ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पूछता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़ों के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। ये भी देखिए कृषि प्रौद्योगिकी में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरिकल्चर, सेरीकल्चर, लिटिकल्चर, पिसिकल्चर। अभी मैंने आपको बताया कि सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसके लिए होता है? रेशम कीड़ों के पालन के लिए होता है, ठीक है ना। रेशम का पालन सर्वप्रथम चीन में हुआ था। चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है और भारत हमेशा याद रखिए दूसरे स्थान पे है। और भारत में मूंगा, रेशम, शहतूत, जितने तरह के रेशम के प्रकार होते हैं सब पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध हड्डियों से है, पक्षियों से है, आभूषणों से है, धातु से है। याद रखिए, ऑर्निथोलॉजी का मतलब पक्षियों के अध्ययन से। किसके अध्ययन से? स्टडी ऑफ द बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आया हुआ है गणना पर्यवेक्षक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी वनस्पति, प्राणी, कीट और रसायन। एंटम, एंट से याद रखिए चींटी, तो ये कीटों से संबंधित है। किससे है? कीटों के संबंधित है। इथोलॉजी देख लीजिए, जंतुओं के व्यवहार से। एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं के अध्ययन से है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार से। माइकोलॉजी फंगस के स्टडी को बोलते हैं या कौके के अंडर। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को बोलते हैं और पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को बोलते हैं। सौरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन को बोलते हैं। देखिए इस बुक की यही खासियत है, इसी बुक की, या नॉर्मल आप इसकी हार्ड कॉपी मंगाते हैं, इसमें इतनी व्याख्या लिखी है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? देखिए दिमाग में ट्यूमर होता है, कई जगह ट्यूमर होता है। ट्यूमर के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कैंसर का एक प्रकार है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर का अध्ययन भी और ट्यूमर का अध्ययन भी क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। यूरोलॉजी में आप किडनी से रिलेटेड चीजों का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी ट्यूमर या कैंसर उपचार संबंधी विज्ञान, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन होता है। और एनाटॉमी, इसमें मानव शरीर की संरचना का अध्ययन होता है। और यूरोलॉजी पेशाब से संबंधित बीमारियां या यूरिन से संबंधित बीमारियां और किडनी के संबंध में। नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। यूरोलॉजी क्या कहलाता है? पेशाब से संबंधित बीमारियों के अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया एनाटॉमी में। किसमें किया जाता है? एनाटॉमी में किया जाता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रोकल्ची और मानव विज्ञान, तो इसमें आंसर होगा शरीर रचना विज्ञान। क्या होगा? शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चींटियों के अध्ययन के। चींटियों का अलग से अध्ययन किया जाता है, हालांकि ये कीटों में ही आती है। ये देखिए क्वेश्चन लोअर में आया हुआ है,
इस बुक की यही खासियत है। इसकी व्याख्या आप देख रहे हैं कितनी विस्तृत दे रखी है कि आप एक क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसके साथ आपके 12-13 क्वेश्चन तैयार होंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा ई बुक पढ़िए या हार्ड कॉपी मंगा के पढ़ सकते हैं। आने वाले कोई भी अधीनस्थ का एग्जाम होगा उसमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, अगर आप YCT के चैनल से जुड़े रहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, नीडोलॉजी। देखिए, मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहते हैं, चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। निमेटोड के अध्ययन को निमेटोलॉजी कहते हैं, और सरीसृप जो होते हैं उनके अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। इस तरह बहुत सारा है, देखिए व्याख्या में भी लिखा होगा, चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृप पर सांप, बिच्छू, छिपकली इन सब का अध्ययन, निमेटोलॉजी के अंदर निमेटोड का अध्ययन, और नीडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसले का अध्ययन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नीडोलॉजी, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि व्याख्या भी विस्तृत ढंग से पढ़नी है और व्याख्या को नोट भी कर लेना है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बाहर से कहीं क्वेश्चन ना ढूंढना पड़े, आंसर आपको वहीं आराम से मिल जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घाव का अध्ययन। देखिए, घाव का अध्ययन, फोड़ों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जा रहा था या कैंसरोलॉजी में किया जा रहा था। घाव का अध्ययन जो होता है ट्रोमेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ट्रोमेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी, डर्मिस से हमारी स्किन से संबंधित है, स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। इसकी व्याख्या में सब लिखा हुआ है ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ई बुक मंगा के आप व्याख्या आराम से ई बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं या हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स, अस्थि रोग, अभी ऑस्टियोलॉजी बताए हैं आपको, कार्डियोलॉजी हृदय रोग होता है, शिशु रोग को पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, शिशु रोग को पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। ये भी देखिए लोअर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोटोटिक सेल डिवीजन। डिवीजन कई तरह का होता है, एमाइटोस। ये देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये देखिए, जो विभाजन होता है वो 3 तरह का विभाजन होता है। ए माइटोटिक, माइटोटिक और मियोसिस। 3 तरह का विभाजन कोशिका में होता है, और कोशिका का जो पहला विभाजन है ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, मतलब बैक्टीरिया और ऐसे सेल में, अमीबा जैसे सेल में होता है। माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो हमारे शरीर रचना में होता है, और शरीर रचना में जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो डॉटर सेल हमेशा 2 बनती है। उसके 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलियोफेज। और ये जो एनाफेज प्रोसेस है इसी में गुणसूत्र क्या होते हैं? अलग अलग होके 2 न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें तो इस तरह का न्यूक्लियस सेंट्रोसोम या क्रोमोसोम होता है। इस क्रोमोसोम को इस तरह से 2 फाइबर मिलके अलग अलग कर देते हैं और ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक होते हैं? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलियोफेज। तो एनाफेज इसका सही आंसर होगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक। चारों स्टेज याद रखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलियोफेज। लास्ट वाला जो फेज होता है उसमें 2 न्यूक्लियस बन चुके होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कोशिका में निम्न में कौन सी पाचन थैली। देखिए, कोशिका जो होती है, कोशिका में बहुत सारी पाचन थैली होती है, और कोशिका में एक थैली होती है जिसका नाम है सुसाइड बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली। जब भी बाहर से कोई जीव आक्रमण करता है कोशिका पे तो उसको मारने की कोशिश करती है, नहीं मार पाती है, तब WBC जैसे लड़ रही है उस तरह लड़ती है, अपने में से बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ती है उसको पचाने के लिए। कोशिका का कोई अंग खराब हो जाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, तो उसको भी शरीर से बाहर निकाल देती है। और आखिरी स्टेज जब बचती है कि कोशिका पे अब आक्रमण हो गया है और उस पे अब कोशिका नहीं बचेगी, तो वो अपनी कोशिका को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है ना। इसीलिए इसको लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल। अब यहाँ एक चीज और जान लीजिए, 1924 में इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, RBC, बहुत सारी, लेकिन खोज में नोबेल पुरस्कार इसी की खोज में दिया गया था
1924 में, और वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि कैंसर जब होता है तो कैंसर में भी लाइसोसोम सक्रिय हो जाती है। नॉर्मल कोशिका के भी लाइसोसोम सक्रिय हो जाएंगी, और जब वो सक्रिय हो जाएंगी तो वो नॉर्मल कोशिका को भी समाप्त करने लगेंगी, और इसीलिए कैंसर जल्दी ठीक नहीं होता। इसीलिए नोबेल प्राइज मिला था 1924 में, जब खोजा गया था लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। देखिए, दो तरह की जीवन का जो विकास हुआ है, एक यूनिसेलुलर कोशिका से हुआ है। यूनिसेलुलर कोशिका जैसे जैसे शरीर विकसित होता गया, जैसे मानव का इतिहास आप पढ़ेंगे, मानव आज सीधा खड़ा होकर चलने लगा, उसका ब्रेन काफी विकसित हो गया, उसी तरह कोशिकाएं भी विकसित होती रही। और ऐसी कोशिकाएं जो नहीं विकसित हो पाई और उसी स्टेज में पड़ी हुई हैं, ऐसी कोशिकाओं को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिका, और बायो में कैरियो का मतलब होता है, बायो में कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका केंद्रक विकसित नहीं है। तो ऐसी कौन से हैं? बैक्टीरिया है, वायरस है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में आती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? जिसका न्यूक्लियस नहीं विकसित है वो आएगा बैक्टीरिया। अभी मैंने बताया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, याद रख लीजिए। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वायरस है, फंगस है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है? देखिए, पौधों में दो तरह के उत्तक पाए जाते हैं। एक मेरिस्टेमिक टिश्यू जो उनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं और चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। एक परमानेंट टिश्यू होते हैं जो स्थायी रूप से होते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम। उसी में एक हिस्सा होता है पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा जब हरे रंग का हो जाएगा, पत्तियों पे सबसे अधिक पाया जाता है, तो उसमें क्लोरोफिल पाए जाने लगते हैं, तो उसको कोरेन्काइमा बोलते हैं। पैरेन्काइमा का एक पार्ट है कोरेन्काइमा। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? जो हरा भाग होगा जहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो मतलब पैरेन्काइमा पे होगा। पत्तियों में पाए जाने वाला सही आंसर इसका क्या है? पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखिए, कंबाइंड मेडिकल सर्विस कॉम्पिटेटिव 24/1/2016 में आया है। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? देखिए, क्लोरोफिल जब भी आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप जानते हैं क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और ये मिलके बनाता है ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। इसमें एक तत्व की बहुत आवश्यकता होती है, मिनरल की, Mg की, मैग्नीशियम की। किसकी? मैग्नीशियम की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड, बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? केन सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे शरीर में 7 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और क्या कहते हैं, मिनरल, वाटर, रफेज, ये सब चाहिए, विटामिन, ये सब चाहिए। इसमें से 2 मेनली कार्बोहाइड्रेट और फैट ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, और शरीर निर्माण का और ग्रोथ का काम केवल एक करता है, वो है प्रोटीन। तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग की बात की है, तो यहाँ आंसर होगा प्रोटीन। ऊर्जा का करता तो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता। ठीक है, खनिज पदार्थ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट हमको मीठी चीजों से मिलता है, अनाजों से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट मांस से हमको फैट ज्यादा मिलता है, प्रोटीन ज्यादा मिलता है। गाजर से हमको विटामिन ए मिलता है, आप जानते ही हैं, मिनरल भी मिलते हैं। मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत मानी जाती है, और फैट का भी अच्छा स्रोत मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो फैट पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप जाने रहिए, मछली मांसाहारियों के लिए सबसे अच्छा भोजन माना जाता है, शरीर के लिए सबसे अधिक फायदा करता है। तो इसका सही आंसर कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है? चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 2 या 2 से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार से जानते हैं। एलील मतलब आपके डीएनए जो होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वहां पे एलील यूज किया जाता है।
डीएनए की संरचना जब होती है, डीएनए का विघटन होने लगता है या डीएनए आपस में ट्रांसफर होने लगते हैं, कुछ गुणों को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तब एलील की बात आती है। इसीलिए दो से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया जब होती है तो उसको बोला जाता है एपिस्टाइसिस। क्या बोला जाता है? एपिस्टाइटिस। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्रीकल्चर वालों के लिए आया था, तो एग्रीकल्चर में इस तरह के हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि वहां पे संकर बीज बनाए जाते हैं, हाइब्रिड सीड। आज जान लीजिए पूरी दुनिया में भोजन जो उपलब्ध है वो बायोटेक्नोलॉजी के कारण ही है, संकर बीज के कारण ही है। हम देखते हैं भारत में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन चालू हुआ, उसमें मैक्सिको से आया हुआ पौधा और भारतीय पौधों का जो संकर बीज बनाया गया, हाइब्रिड सीड बनाया गया, उसी ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर, गेहूं में और चावल में बना दिया। उसका मुख्य कारण यही है। तो एपिस्टाइसिस, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? एपिस्टाइसिस। व्याख्या लिखिए, आप पढ़ लेंगे तो चीजें समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमेरेज जुड़ता है। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब इंटर ट्रांसफर होता है डीएनए के गुणों का तब ये चीजें आती है, और इसमें सही आंसर होगा प्रोमोटर। क्या होगा? जहां पे जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक अनिषेचित मतलब ऐसा अंडा जो विकसित नहीं है, मतलब इसको ऐसे समझिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मेल जो होता है उसमें होते हैं XY। क्या होते हैं? XY क्रोमोसोम होते हैं। जो मेल का स्पर्म होता है उसमें XY होते हैं, और ये अलग अलग, एक स्पर्म में X रहता है, एक में Y रहता है। फीमेल जो होती है उनके जो एग बनते हैं उसमें हमेशा XX रहते हैं, मतलब एक अंडे में X तो दूसरे अंडे में भी X। ठीक, बात समझ में आई? और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और ये फर्टिलाइजेशन हुआ, XY मिल गए तो क्या बन गया? लड़का बन गया। YX मिल गया तब भी लड़का बन गया। XX बन गए तो लड़की मिल गई, XX मिल गए तो लड़की बन गई। ठीक है, तो जब ये निषेचित हो जाएगा अंडा तो XY हो जाएगा या YXX हो जाएगा, लेकिन अनिषेचित अंडा जो होगा उसमें तो केवल X क्रोमोसोम ही रहेगा ना, क्योंकि अंडे तो मादा बनते हैं और मादा में केवल XX होता है, XX। इसका सही आंसर क्या होगा? XX होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हसिया कोशिका रक्तल्पता है, ये जन्मजात रोग है, एक जन्मजात रोग है ना। इसको आप समझिए, इसको बोलते हैं हसिया को। हसिया इस प्रकार का एक यंत्र होता है जो गेहूं काटने के काम आता है। इस तरह का एक यंत्र होता है और इसको क्या बोलते हैं? हसिया। जो गेहूं या फसलों को काटने के काम आता है, गांव से जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं, दराती इसको बोलते हैं, है ना। ये जो हसिया होता है, हमारी आरबीसी का आकार भी हसिया की तरह हो जाता है, इसीलिए इस बीमारी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और ये एक जन्मजात रोग है, और ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण। हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण ऐसे बच्चे 6-7 महीने जिंदा रहते हैं, है ना, और उसके बाद मर जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता इनमें नहीं होती। ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता इन बच्चों में नहीं होती है। इसकी और खासियत है, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया किसको नहीं होगा? मलेरिया का जो अमीबा है वो आश्रित रहता है किसमें? प्लाज्मोडियम, आरबीसी पे। तो जिसकी आरबीसी खराब है उसको मलेरिया कैसे होगा? तो सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को मलेरिया रोग कभी नहीं होगा। हीमोग्लोबिन के असामान्य कारण के कारण इसका स्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये एक जन्मजात रोग है, याद रखिए, बहुत सारे जन्मजात रोग होते हैं, ये भी एक जन्मजात रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है? महिलाओं को बहुत कम होता है, तो ये जन्मजात रोग ही ऐसे रोग हैं जो महिलाओं को कम होते हैं। उनमें से निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर, ये तो सबको हो सकता है, ये जन्मजात है ही नहीं। तो जन्मजात क्या है? वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसके जो एलाई होते हैं, प्रभावी गुण होते हैं, वो जब दोनों XX पे आएंगे तभी प्रभावी होंगे। नॉर्मल Y पे रहते हैं तो महिलाएं इसकी वाहक हो सकती हैं, लेकिन इनको रोग बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम प्रभावित होते हैं 14, 28, 34 या 45। देखिए, टर्नर सिंड्रोम एक जन्मजात बीमारी है जो क्रोमोसोम में गड़बड़ी के कारण होती है।
नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 46 गुणसूत्र होते हैं, टर्नर सिंड्रोम जब जिसको बीमारी रहेगी उसमें 45 गुणसूत्र होंगे। क्या होंगे? 45 गुणसूत्र होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? 45 गुण। डाउन सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफ्टर सिंड्रोम, इस तरह के बहुत सारे रोग हैं जो जन्मजात रोग होते हैं क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ने और घटने के कारण। तो इसमें 45 हो जाएंगे 46 की बजाय। तो इसका सही आंसर क्या है? टर्नर में याद रखिए 45। नैलोसोमी इसको वर्ड यूज किया जाता है बायोलॉजी में जब क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, तो जो बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। जो अंडों को जन्म देते हैं वो अंडज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी क्या है? बच्चे जन्म देते हैं। पक्षी अंडे देते हैं। तो इसका सही आंसर जरायुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जरायुज हो जाएगा, वह वाइपियरस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? स्तनधारियों की पहली विशेषता क्या है? उनके शरीर पर रोमे पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता क्या है? वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो दिया है ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, ये एकदम सही है। इनकी त्वचा में बालों के साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एकदम सही है। अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं, एकदम सही है। कंगारू भी जीवित ही पैदा करता है। प्लेटिपस और एकिडीना दो एक्सेप्शन है जो क्या अंडे देते हैं उसके बाद भी स्तनधारी है, ठीक है ना। लेकिन जो हार्ट होता है, हार्ट को थोड़ा संरचना समझ लीजिए। ये जो हमारा हार्ट होता है, ये हार्ट 4 चैम्बर का होता है। ये हार्ट हमारा कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। ये आर्टियम और ये वेंट्रिकल, अलिंद और निलय, क्या बोला जाता है इनको? अलिंद और निलय। ऊपर वाले दोनों को अलिंद और नीचे वाले दोनों को निलय बोला जाता है, ठीक। ये जो 4 चैम्बर हैं ये स्तनधारियों में पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों में पाए जाते हैं 4 चैम्बर हार्ट। 3 चैम्बर हार्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं रेप्टाइल में। किसमें पाए जाते हैं? रेप्टाइल में पाए जाते हैं। पक्षियों में और स्तनधारियों में हमेशा 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। पक्षियों और मछलियों की बात करेंगे वहां पे 2 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे। एम्फीबियन रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट पाए जाएंगे। इसको रख लीजिए। मछलियों में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। और मनुष्यों और मतलब स्तनधारियों और पक्षियों में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। क्रोकोडाइल इसका एक्सेप्शन है, वो रेप्टाइल में आता है बट उसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिए। तो इसका सही आंसर गलत क्या है? इसमें त्रिकक्षीय 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है स्तनधारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंसेक्टा कीट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। कीट जो होता है उनके क्या खासियत है? एक तो एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बाह्य कंकाल उनके शरीर पे पाया जाता है। जितने जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें कीटों का वर्ग सबसे बड़ा है, इनकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है ना। इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, ये भी सही है। इनके पैर आपस में जुड़े रहते हैं, ये भी सही बात है। इनके प्रत्येक शरीर खंड में, ऐसा नहीं, शरीर खंड 3 भागों में बटा होता है, प्रत्येक खंड में नहीं पाए जाते हैं, मेनली मिडिल खंड में पाए जाते हैं। जैसे आप ये कॉकरोच बना लीजिए तो वो कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा और ये। तो ये वाला मिडिल खंड जो है यहीं पे पैर पाए जाते हैं। अधिकतर के मिडिल खंड में ही पैर पाए जाते हैं, प्रत्येक खंड में नहीं पाए जाते। तो इसका गलत यही है। क्लीन सलन, प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं ऐसा नहीं है ना, केवल मध्य खंड में ही ज्यादा पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये क्वेश्चन भी लोअर एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूड पाथ फास्ट फीट है जिससे अमीबा अपने भोजन को खाता है या पकड़ता है, या सुडोपोडिया जो उनके शरीर में होते हैं वो परिवहन का भी काम करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, ये अमीबा का चित्र आपने देखा ही होगा, इस तरह का होता है। अगर कोई खाने की चीज मान लो इसके सामने आ गई तो ये अपना आकार कैसा करेगा? इस तरह से कर लेगा, फिर इन सुडोपोडिया को बढ़ा लेगा और अगले वाले स्टेप में क्या करेगा? ये भोजन इसके अंदर चला जाएगा। तो ये जो पैर निकलते हैं ये क्या है? छदम, फिर गोल हो जाते हैं। इसी को सुडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुडोपोडिया बोलते हैं। ये मोशन में भी काम आता है और उसके भोजन में भी इनगल्फ करने में, निगलने में काम आता है।
तो इसका सही आंसर होगा सूडोपोडिया। क्या होगा? सूडोपोडिया। हमारी WBC भी कई सूडोपोडिया रखती है जो बैक्टीरिया वायरस को मार के खाती है। एक कीट की रक्त शर्करा, नॉर्मल हमारी बॉडी में जो रक्त शर्करा पाई जाती है, ब्लड शुगर जो नापी जाती है, वो ग्लूकोज होती है। वो कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। लेकिन कीटों में पाई जाने वाली रक्त शर्करा ट्रेलालोज होती है और ये एक डाइसेक्राइड है। हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है? मोनोसेक्राइड होती है। लेकिन इन लोगों में डाइसेक्राइड ट्रेहालोज पाई जाती है। कौन सी? ट्रेहालोज। किसमें? कीट की रक्त शर्करा में। याद रखिएगा। और ये एक डाइसेक्राइड है। इसकी व्याख्या आप ई बुक के थ्रू पढ़ सकते हैं आराम से। इनमें से कौन उड़ सकता है? उड़ने वाले पक्षियों के नाम है। नॉर्मली जीके का क्वेश्चन है। हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एमू, पेंगुइन। ये तो आप तीनों जानते हैं। पेंगुइन को उड़ते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। एमू है ना, ये ऑस्ट्रिच के बाद दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो दौड़ता है। और ऑस्ट्रिच सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, उड़ नहीं सकता है। हॉर्नबिल एक क्या कहते हैं? क्रिटिकल इंडेंजरस पक्षी है। इस चोंच के कारण इसका बहुत शिकार होता है। ये उड़ने वाला है। भारत में ये बहुत प्रजाति पाई जाती है। इंडोनेशिया, मलेशिया में भी पाई जाती है। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों और राजस्थान में ये हॉर्नबिल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर उड़ने वाला पक्षी हॉर्नबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो सबसे छोटी चिड़िया सबसे छोटा अंडा देती है। सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? हमिंग बर्ड है। तो हमिंग बर्ड सबसे छोटे अंडा देगी। ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में के देशों में पाई जाने वाली चिड़िया है बी हमिंग बर्ड। ये दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है, तो इसके अंडे भी सबसे छोटे होते हैं। पक्षी अंडज में आते हैं। हिंदी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अंडे का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? द्विज। द्विज पर्यायवाची तीन चीजों का होता है, जाने रहिए। एक चंद्रमा का होता है, एक पक्षी का होता है, एक दांतों का होता है। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला। दांत भी एक बार टूटते हैं, दोबारा उगते हैं। पहले पक्षी अंडे में आते हैं, फिर नया जीवन पाते हैं, इसलिए द्विज। और चंद्रमा हर पूर्णिमा और अमावस्या को अपना नया जन्म पाता है, इसलिए उसको भी द्विज बोला जाता है। तो पक्षी द्विज होते हैं। तो बी हमिंग बर्ड एक पक्षी है, तो वो अंडा देती है और सबसे छोटी पक्षी है, तो सबसे छोटा अंडा उसी का होता है। आते हैं रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऊंट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? देखिए, काटते तो सबसे बहुत तेज है। एक चींटी होती है जिसका नाम है बुलेट ट्रेन, बुलेट आंट। बुलेट आंट बहुत तेजी से काटती है। मरता नहीं है उससे आदमी, लेकिन बहुत तेज दर्द होता है ना। ठीक है, वो मधुमक्खियां भी आपको काटती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जो होता है वो होता है पनामा का दीमक। कहाँ? पनामा देशों में पाए जाने वाले दीमक, मैक्सिको और पनामा में पाए जाने वाले दीमक बहुत तेजी से काटते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पशु स्तनधारी प्राणी समूह का नहीं है? स्तनधारी अभी मैंने बताया जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो कंगारू अपने बच्चों को दूध पिलाता है, स्तनधारी हो गया। हिप्पोपोटामस दूध पिलाता है, स्तनधारी हो गया। वेल स्तनधारी है। डॉल्फिन और वेल मछली नहीं है, स्तनधारी है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। स्कोलोडियन जो है ये मछली का एक प्रकार है, ये स्तनधारी वर्ग में नहीं आता, ये मछली वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? देखिए, गणना पर्यवेक्षक में पूछा है। तो जो एक ही समय में कई रंग बदल सकता है वो कौन है? गिरगिट। तो गिरगिट से ही याद रखिए, गिरगिट इसका सही आंसर है। इसकी आंखें इस तरह की होती हैं कि एक ही समय में दोनों आंखों से अलग अलग चीजों को देख सकता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, दोनों आंखों से एक ही चीज एक समय। केंचुए का उत्सर्जी अंग, जैसे हमारी बॉडी का उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी है। इस तरह कीटों के अलग अलग होते हैं। कुछ की ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, कुछ की नेफ्रिडिया होती हैं। तो गुर्दा मनुष्यों का होता है। फेफड़े से भी मनुष्य ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ज्वाला कोशिकाओं से कीट करते हैं। और नेफ्रिडिया किसका होता है? केंचुए का होता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो अंग होते हैं उनको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। अधिकांश कीट किस प्रकार के श्वास लेते हैं? श्वास त्वचा के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। तो ट्रेकिया प्रणाली से ही कीट श्वसन करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। देखिए, लोअर में आया हुआ है। कीट जो होते हैं वो लंग्स की जगह किससे? ट्रेकिया से सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? देखिए, मकड़ी में श्वसन अंग अलग टाइप का होता है, उनको बोलते हैं बुक लंग्स। किताब से याद रखिए, बुक लंग्स माने फेफड़े,
तो श्वसन करते हैं बुक लंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, इस तरह क्वेश्चन जल्दी पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन अजीब सा क्वेश्चन है। वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं, है ना। इससे आप कुत्ते के, बिल्ली के सबके दांत तो याद नहीं करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, है ना। इसकी संख्या आप नॉर्मल पढ़ लीजिए। मनुष्य के कितने दांत होते हैं, कितने दोबारा उगते हैं। मनुष्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2123 अपॉन 2123, ठीक है ना। लेकिन अब बिल्ली के दांत, शेर के दांत आप थोड़ी गिनेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि एक बिल्ली में कुल 30 दांत होते हैं, है ना। वैसे 28 होते हैं, बाद में 30 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आप कहां से पढ़ेंगे, इनकी कोई सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है। एक चीज जान लीजिए, जो भी शाकाहारी जीव हैं उनको भोजन पचाने में बहुत समय लगता है, उनकी आंतें काफी लंबी होती हैं। मनुष्य की आंतें इसीलिए बहुत लंबी होती हैं, लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको भोजन पचाने में कम समय लगता है, तो उनकी आंतें छोटी होती हैं। तो इसमें मांसाहारी जीव खोज लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। खरगोश, शेर, बकरी, गाय, तो इसमें क्या हो जाएगा, शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है। कहाँ होता है, हमेशा याद रखिए, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन चौड़ाई में छोटी होती है, लंबाई में नहीं। 5 से 6 मीटर हमारे शरीर में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पाचन और एब्जॉर्प्शन यही होता है किसी भी चीज का। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व तथा खनिजों का 90%, देखिए फिर व्यायाम पश्चिम रिपीटेड हुआ है, छोटी अतड़ी या छोटी आंत, बस लिखने का ढंग बदल देते हैं, क्वेश्चन वही। फिर क्या है, टाइलिन एक एंजाइम है जो हमारे कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में या लार में पाया जाता है। और ये टाइलिन जो होता है ये हमारे 3 ग्लैंड होती हैं वहां से निकल के आता है। इस जबड़े को बायोलॉजी में मैंडिबुलर बोलते हैं, तो सब मैंडिबुलर जबड़े के नीचे होती हैं। जीभ के नीचे होती हैं, सब लिंगुआ बोला जाता है, 2 जोड़ी, और 2 कान के नीचे होती हैं, 2 कान के नीचे होती हैं। और इनसे आती है लार, तो लार 6 ग्रंथियों से आती है और हमारी उसमें पाया जाता है। ये याद रखिएगा, यही ग्रंथि, लार ग्रंथि, जब पेट्रोल लार ग्रंथि जो होती है जब फूल जाती है तो मम्स रोग हो जाता है। क्या सा रोग हो जाता है, मम्स रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। सबसे पहले HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जैसी पेट में पहुंचेगा स्टमक में, वहां क्या रिलीज होगा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो भोजन को पचाता भी है, उसके अलावा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता भी है, उसके अलावा बैक्टीरिया और वायरस को भी समाप्त करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सीकम। सीकम जो क्या कहते हैं, अब हमारे में क्या है, अपेंडिस जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपेंडिस बोलते हैं या सीकम। ये हमारे शरीर में अब अवशेषी अंग, वेस्टिज ऑर्गन है। ये पहले मानव के पूर्वजों में और किसमें, शाकाहारी जीवों में आज भी सेलुलोज पचाने का काम करता है, सेलुलोज पचाने का काम करता है। तो ये सेलुलोज होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सेलुलोज। नेक्स्ट पे आते हैं। ये याद रखिएगा, ये कृमि रूपी परिशेषिका जो होती है ये हमारे बड़ी आंत के पास सीकम से जुड़ी होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, आप लोग गलत कर देते हैं, छोटी आंत मार देते हैं, बड़ी आंत से जुड़ा होता है हमेशा। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यकृत से निकला हुआ जूस, है ना। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, यकृत। क्या होगा, यकृत। इमल्सिफिकेशन जो करता है वो कौन करता है, बाइल जूस, और वो कहां से निकलता है, यकृत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में अग्रचौड़क दांतों का रेशियो क्या होता है। अग्रचौड़क पहले इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, 4 प्रकार के दांत मनुष्यों में पाए जाते हैं। और प्रीमोलर को ही अग्रचौड़क बोलते हैं। इनका रेशियो किसके साथ, चवर्णक, चवर्णक मतलब पीछे के दांत, पीछे के जो दांत होते हैं, चवर्णक मतलब मोलर, क्या होगा, सबसे पीछे मोलर, फिर प्रीमोलर, फिर कैनाइन और फिर इंसाइजर। तो ये प्रीमोलर का रेशियो हो जाएगा 2:3, 2 ऊपर 2 नीचे। देखिए इसको थोड़ा लिख लीजिए, ये मनुष्य का है 2:1:2:3, 2:1:2:3, ये मनुष्य के दांत का फार्मूला है। ये इंसाइजर है,
ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है और ये मोलर है। ठीक है, ऐसे समझिए। आधे जबड़े को लीजिए, आधे जबड़े का ये फार्मूला लिखा है 2 1 2 3, टोटल कितने हो गए 2 2 4 1 5 5 3 8, यहाँ 8 नीचे 8, 16 दांत, 8 इधर 8 यहाँ, टोटल दांत 32 दांत। 32 दांत में भी प्रीमोलर 2 है और मोलर कितने हैं 3, तो रेशियो क्या हो गया 2:3। बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आप क्या कहते हैं एक बार ढंग से पढ़ लेंगे चीजों को। देखिए राज्य मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या भी देखिए यहाँ लिखी हुई है। यही इस ई बुक की खासियत है कि इतनी अच्छी व्याख्या लिखी है, फिर दांतों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ई बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए, या इसकी हार्ड कॉपी वाईसीटी से आप मंगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग हमारा क्या होता है? लीवर होता है। इसका सही आंसर क्या हो गया? लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? तो अभी मैंने बताया बाइल कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। वहीं पे इकट्ठा रहता है, इसमें ये पथरी भी बन जाती है, इसमें पथरी भी बन जाती है। और पथरी जो बनती है वो किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। पथरी हमारी किडनी में भी बन जाती है और यहाँ भी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो मैंने बताया इंसाइजर कुतरने के लिए, कैनाइन चीरने फाड़ने के लिए, प्रीमोलर और मोलर चबाने के लिए होते हैं। तो चबाने वाले दांत कौन से हो गए? हिंदी में लिखा है चवर्णक, रदनक, छेदक, दूध दांत। रदनक माने और चवर्णक माने चबाना, तो इसका सही आंसर होगा चवर्णक। थोड़ा हिंदी में समस्या आ रही है, अगर इंग्लिश में होता तो मैं तुरंत बताया, गन्ना पर्यवेक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ व्याख्या लिखी है, आप पढ़ लेंगे। देखिए रदनक नुकीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्तरस का स्राव करता है? ये फिर देखिए रिपीट हो रहा है, ये क्या है? लीवर है हमारा। क्या है? लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? आयरन। रक्त जो हमारा होता है वो हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन से बना रहता है, और हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन, और इस हीमोग्लोबिन में जो हिम वाला हिस्सा है वो किसका होता है? आयरन का होता है। अगला हिस्सा किसकी क्या होती है? प्रोटीन। तो लाल रंग जो दिखाई देता है वो हिम के कारण या आयरन के कारण दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आयरन। लोहताणु हीमोग्लोबिन दिया है, तो हीमोग्लोबिन लोहताणु पता नहीं क्या है, तो ये क्या है? हीमोग्लोबिन। हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसका सही आंसर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। देखिए ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि हमारे फेफड़ों से पहुंचता है हीमोग्लोबिन, वहां से लेता है ऑक्सीजन और बनाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ले लिया, उसको ले गया हमारे कहाँ? हर एक कोशिका में, कोशिका में पहुंच के माइटोकॉन्ड्रिया में गया, वहां पे ग्लूकोज का विघटन हुआ और ऑक्सीजन यूज हुई। C6H12O6 प्लस O2, ये कहाँ हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, और इससे क्या बना? ATP ऊर्जा बनी, और प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ऊर्जा का निर्माण हुआ। अब यहाँ बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन फिर ले लेगा और कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, उसको फिर वहन करेगा। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है जो किन गैसों का वहन करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का करता है। किसका करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का करता है। इसमें ऑप्शन में अलग अलग गैसें दी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। याद रखिए दोनों का करता है। गैसों का विनय करता है कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त के माध्यम किस माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो रक्त के दिन किडनी वेन से करता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये धमनियां बहुत सी हिस्सों में बटी रहती हैं, तो जो किडनी में पहुंचती हैं उनको किडनी धमनी या वृक्क धमनी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? किडनी धमनी। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? आरबीसी का निर्माण अगर
वयस्कों की बात करें तो वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में ही डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों में याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण आपके प्लीहा में होता है और यकृत में होता है। नॉर्मल मनुष्य में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक में, देखिए 4 लाख से 4.5 लाख 5 लाख, ये याद रखिए 4.5 लाख से 5 लाख, थोड़ा पुरुषों में ज्यादा और स्त्रियों में कम होता है आरबीसी। तो इसमें प्रति क्यूबिक में पूछा है तो इतना होना चाहिए, 14 से 15.6 ग्राम, क्योंकि प्रति क्यूबिक पूछा है। आरबीसी की संख्या होती है जो मैंने बताई है 4.5 लाख से 5 लाख। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है, ए बी होता है। लेकिन ए बी में भी याद रखिए ए बी पॉजिटिव, क्या होता है, ए बी नहीं होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। सही आंसर होना चाहिए, यहाँ ए बी दे रखा तो आप ए बी याद रखिए, लेकिन ए बी पॉजिटिव होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक जो था वो तो कौन थे, विलियम हार्वे थे। इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ की खोज की। ए बी की खोज स्टर्ली ने की है, ये भी याद रखिएगा। RH फैक्टर की खोज भी विलियम हार्वे और हॉपकिंसन ने मिलकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, बुक में कायदे से व्याख्या दी हुई है। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है, देखिए ब्लड प्रेशर किस पर निर्भर करता है, ये ब्लड प्रेशर केवल एक चीज पे निर्भर नहीं करता, हृदय पे निर्भर नहीं करता, धमनी पे कितना कोलेस्ट्रॉल आपके जमा हुआ है, आर्टरीज और वेन में इस पे भी डिपेंड करता है, तो सिस्टोलिक बल पे भी करता है, परिधीय प्रतिरोध पे भी करता है, जिसमें बहुत सारी चीज होती है, तो इनमें से सभी होगा। ब्लड प्रेशर हमारा केवल एक चीज पर निर्भर नहीं करता, सोडियम और पोटेशियम की कमी और ज्यादा होने पे भी ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है। ये क्वेश्चन है, रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, रक्त क्षारीय होता है और जब क्षारीय है तो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा ही होगी, 7.4 होती है, 7.4 होती है, हल्का एसिडिक होता है। फिर क्या है, फिर वही क्वेश्चन है, देखिए कंबाइंड मिलकर सर्विस में पूछा गया है, पीएच कितना होता है तो 7.3 से 7.5, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। रक्त का सामान्य पीएच देखिए लोअर में फिर री एग्जाम में पूछा गया है, देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसको रट लीजिए 7.4, 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, तो रक्त है, ये देखिए अमीन परीक्षा में पूछा गया है क्षारीय। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है, मानव प्लीहा जो होता है स्प्लीन किसको नियंत्रित करता है, ब्लड को, मैंने अभी बताया ब्लड को, रक्त आयतन को, रक्त आयतन को। इसका सही आंसर क्या होगा, इसीलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। इसके अलावा आरबीसी की कब्रगाह भी इसी को बोला जाता है, स्प्लीन या प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है, मनुष्य में लाल रुद्राणु का जीवन काल होता है 120 दिन, याद रखिए। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, उनके जीवन काल बदलते रहते हैं, लिम्फोसाइट करीब 2 साल तक और कोई 2-4 घंटे तक, लेकिन आरबीसी का फिक्स है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है, एकदम सही है, क्या है, लोहित कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे बात हो गई है। मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मानव जो ब्लड होता है वो 2 हिस्सों में बंटता है, एक को बोलते हैं प्लाज्मा और एक को बोलते हैं ग्रेनुअल या कणकीय भाग, क्या बोलते हैं, कणकीय भाग, कणकीय भाग, ग्रेनुअल भाग। आप इसको समझ लीजिए, ये पानी की बोतल है, तो ये मान लीजिए ब्लड है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है, प्लाज्मा की है, इस पानी की है, और इस पानी में 3 ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कणकीय भाग। वो क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, वो आराम से दिखाई देती हैं, तो वो इसमें घुलती नहीं है, जो घुला हुआ हिस्सा है वो है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा की मात्रा नो डाउट ज्यादा होती है, और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है। तो कणकीय भाग जो घुले नहीं रहते हैं वो हमारे हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, और क्या है, प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो होता है ये 55 से 60% होता है और ये करीब 40 से 45%, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
55 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप ब्लड की संरचना समझ गए होंगे। रक्त समूह वो क्या कहलाता है? ओ, हमेशा ध्यान रखिए, ओ निगेटिव सार्वत्रिक दाता है। सार्वत्रिक दाता क्या है? यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव। इसका सही आंसर ओ निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही है और ओ निगेटिव क्या है? डोनर है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको बोला जाता है? प्लीहा को या स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना शरीर के भार का होता है? 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त पाया जाता है, तो उसका भार कितना हो गया? करीब 7% होगा। बहुत कम मात्रा में, ऐसा नहीं है। सबसे अधिक मात्रा में ये सब जो मात्राएं दी हैं, देखिए 77%, ये तो पानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है राज्य मंडी परिषद, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं का सामान्य संख्या, मैंने अभी बताया कि जो मनुष्य में सामान्य होती है 4.5 लाख से 5 लाख के बीच, स्त्रियों में करीब 4.5 लाख होती है, क्योंकि स्त्रियों में एक अंग अधिक होता है। वो कौन सा अंग है? उनकी बच्चेदानी। जब बच्चा पेट में आ जाता है तो क्या होता है? पेट का आकार बढ़ जाता है। इसी कारण नेचर ने क्या किया है? उनके लंग्स को थोड़ा सा छोटा कर दिया है। जब लंग्स छोटा है तो सांस भी कम लेंगी, सांस भी कम लेंगी तो आरबीसी की संख्या नो डाउट कम हो जाएगी। इसीलिए स्त्रियां में ऊर्जा पैदा करने की क्षमता मनुष्य पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होती है। तो स्त्रियों में कम होता है और पुरुषों में ज्यादा होता है। करीब 5 लाख आरबीसी पाई जाती है। तो 4.5 से 5, इसका सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। मानव हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत कक्ष कौन सा है? अभी मैंने मानव हृदय बनाया था। ये इसमें 4 पार्ट बताए थे। ये अलिंद है और ये निलय है। ये क्या है? निलय है। तो इसमें क्या होता है? लेफ्ट, ये वाला हिस्सा लेफ्ट होता है और ये वाला हिस्सा क्या होता है? राइट होता है। ये वाला हिस्सा राइट होता है। तो लेफ्ट निलय, ये वाला क्या हो गया? लेफ्ट निलय वेंट्रिकल। तो बी, लेफ्ट वेंट्रिकल या बाया, बाया होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? बाया। बाया निलय, ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है, ये याद रखिए आप। तो अपने आप सही हो जाएगा, बाया निलय। ठीक, चित्र से आप समझ गए होंगे दाएं बाएं का। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर नॉर्मल बढ़ जाता है। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है, वो 125 पहुंच जाता है। ठीक है, उपवास के समय ये ऐसा होता है। ये डायबिटीज के लक्षण नहीं है, ये उपवास के समय शरीर में ऊर्जा की मात्रा की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त में श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या 1000 में अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है ना। 45 से 10 लाख तक, 1000 तक होती है। 4.5 से 5000 तक होती है। आप डब्ल्यूबीसी जब चेक कराते हैं तो पता चल जाता है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो एचआईवी रोग होने पे बहुत कम हो जाती है और शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। एलर्जी के समय हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी संख्या अचानक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन का मतलब है ब्लड क्लॉटिंग। 5 से 6 मिनट में होती है ब्लड क्लॉटिंग। अगर शरीर का कोई अंग कट गया तो थ्रोम्बिन क्या करता है? ब्लड को जाली बना के रोक लेता है। ब्लड क्लॉटिंग का एक प्रोसेस है, वो लंबा प्रोसेस है, अभी आपको नहीं समझाया जा सकता। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जो विटामिन जरूरी होता है वो विटामिन के है। वो कौन सा है? विटामिन के है। तो इसमें विटामिन के नहीं दिया है, दिया है लेकिन उसके रासायनिक नाम दिए हैं। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। फिलोक्विनिन या क्लोरोक्विनिन विटामिन, इसको मैं लिख देता हूं, ये विटामिन डी का नाम है। ये विटामिन के का नाम है। पैराडॉक्सिन तो अलग हो गया, टोकोफेरेलिन। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम है, टोकोफेरॉल और पैराडॉक्सिन। लेकिन ये जो फिलोक्विनिन है यही विटामिन डी का नाम, के का नाम है। तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक है। और ये टोकोफेरॉल और पैराडॉक्सिन जो है ये और कैल्सीफेरॉल अलग अलग विटामिन है। तो कौन सा विटामिन? के। तो यहाँ याद रखिएगा के। एक चीज और यहीं पे याद रख लीजिए, विटामिन के और विटामिन बी12, इन दोनों का निर्माण हमारे आंत के बैक्टीरिया करते हैं। यही ऐसे विटामिन है, अगर हमको बाहर से न मिले तब भी शरीर बना देता है। हमारी बड़ी
लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले आंत के बैक्टीरिया निर्माण करते हैं विटामिन के और विटामिन B12 का। ठीक है, यहाँ व्याख्या दी होगी, आप व्याख्या जब पढ़ेंगे तो चीजें और समझ जाएंगे, ढंग से व्याख्या दी होगी। अच्छा पहले आंसर तो लगा दें, फिलोकेनेज ये व्याख्या है, तो आप व्याख्या से सारी चीजें समझ जाएंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के किस अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? कोरोनरी कार्डिक मसल होती है, तो कार्डिक से रिलेटेड है हृदय। हृदय का अगर ये पार्ट है, ये हिस्सा है हार्ट का, तो यहाँ पे आती है सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, और एक जो आती है कोरोनरी साइनस। और ये कहाँ से आती है? हार्ट से आती है। ये दिल के ऊपरी हिस्सों से आती है। ये क्या कहते हैं, दिल के निचले हिस्सों से शरीर के ब्लड लाती है, ये ऊपरी हिस्सों से लाती है, और ये खुद हार्ट से लाती है। इसी का नाम है कोरोनरी साइनस, जो इन्होंने दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हृदय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता। तो रक्त में लोहा पाया जाता है, अभी बताया, तांबा पाया जाता है, क्रोमियम, मैग्नीशियम। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता? क्रोमियम रक्त में नहीं पाया जाता। सही आंसर इसका क्या होगा? क्रोमियम। लोहा, तांबा और मैग्नीशियम ये सब तो रक्त में पाया जाता है। मैग्नीशियम रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन किए किसके? फिजिक्स के, बायो के, है ना। फिजिक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, और अब बायो के कंप्लीट हो गए। सामान्य विज्ञान में अभी तक जितने क्वेश्चन लोअर ने पूछे थे हमने लगभग सब कर लिए। आप ज्यादा से ज्यादा ई बुक बुलाइए, इनकी व्याख्या पढ़िए, तब आप चीजों को ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।